अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फेलोज। मुख्तसर से तारुफ करवा दूँ अपना। आई एम अली अहमद, अ सीए स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैफ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की जो है वो हम प्रिपरेशन करें और कैसे हम उसको इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसके बेसिक पिलर्स क्या हैं और किन चीज़ों पर वो बेस करता है। तो हमारे इस कैफ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन में टोटल 19 चैप्टर्स हैं, जिसका ब्रेकअप कुछ यूँ है कि सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन टैक्सेस आते हैं, एथिक्स का एक पोर्शन आता है हमारे पास, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन आते हैं, और पाकिस्तान के कुछ टैक्सेशन सिस्टम्स भी इसमें हैं, कुछ बेसिक लेजिस्लेशंस हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह, कुछ इस तरह की 3-4 चीज़ें इसमें आती हैं। आगे अगर हम मूव करें तो हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये हमारे पास कोई 6 चैप्टर्स हैं, और इनकम टैक्स के पोर्शन से ये हमारे पास है। और इसमें हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स, ये हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम आते हैं। और इसी का ही एक ये पार्ट है जो बेसिकली हेड्स ऑफ इनकम पर या इनकम टैक्स पर जो है वो अप्लाई होता है इनकम की कंप्यूटेशन में और दूसरी चीज़ों में, टैक्स की कंप्यूटेशन में, जिसमें लॉसेस हैं हमारे पास, डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, टैक्स क्रेडिट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशंस हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो पार्ट है, जैसे अगर मैं आपको फर्दर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो मिसाल के तौर पर मेरा एक पेपर में सवाल आता है सैलरी के ऊपर। तो सैलरी में तो हमारे पास कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो अगर हम लोग कोई डोनेशंस वगैरह देते हैं या कोई और जो है वो हमें स्पेसिफिक टैक्स एग्जेम्पशंस जो है वो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अलाउ करता है, तो वो हम लोग अपनी टोटल सैलरीड इनकम में से माइनस करेंगे, या जो भी एडिशंस डिलीशंस होंगी वो करने के बाद हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसमें कुछ ये चीज़ें अप्लाई होंगी, तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी निकल कर सामने आती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 3 चैप्टर्स हमारे हेड्स ऑफ इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और सैलरी जो हमारे पास ये 2 बड़े हेड्स हैं जिनसे अमूमन एग्जामिनर बड़े सवाल पूछते हैं, और ट्रेंड तो ये कहता है कि एक दफ़ा वो सैलरी पूछते हैं और एक दफ़ा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछते हैं, और लास्ट अटैम्प्ट में उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि वो इस दफ़ा सैलरी पूछेगा। तैयारी आपने हर चीज़ की करनी है, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि वो इस दफ़ा सैलरी पूछेगा। अच्छा, और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सैलरी पूछे, एग्जामिनर चाहे तो तमाम हेड्स ऑफ इनकम को मिक्स कर दे, या कोई 2-3 हेड्स ऑफ इनकम को मिक्स करके एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव सा सवाल बना दे, जो कि आजकल एग्जामिनर की ट्रेंड में नज़र आता है कि ICAP का एग्जामिनर जो है वो डे बाय डे स्मार्ट होता जा रहा है, और उसकी ये कोशिश होती है कि वो हर चीज़ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हर चीज़ को कवर करे और पेपर को एक कॉम्प्रीहेंसिव बेस पर जो है वो एग्जामिन करें। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 आते हैं, जिसमें हमारे पास रिटर्न्स के एक इंडिविजुअल ने या कंपनी ने या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने कब, कैसे और किस तरह, कितने टाइम ड्यूरेशन में जो है वो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, असेसमेंट, उसको क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, टैक्स ऑडिट्स क्या होते हैं, और कौन टैक्स ऑडिट्स परफॉर्म कर सकता है, और अगर किसी भी कोई भी टैक्स पेयर को या फिर हमारी किसी अथॉरिटी को, जैसे FBR को, या FBR के जो ऑफिशियल पर्सनल्स होते हैं, उनको किसी भी बात पर ग्रीवेंसेस हैं, तो वो दोनों अग्रीव्ड पार्टी जो है वो किसके खिलाफ कहाँ पर अपील कर सकती है, ये हमारे पास अपील्स का पोर्शन है। और इसके अलावा हमारे पास रेफरेंसेस एंड पिटिशंस की भी कुछ पोर्शन है। और ये हमारे
अमूमन स्टूडेंट्स का हर दिल अजीज टॉपिक, एक सिंपल टॉपिक जो ज़्यादा मार्क्स दिलवाता है पेपर में, सेल्स टैक्स का टॉपिक। तीन हमारे स्टडी टेक्स्ट के लास्ट थ्री चैप्टर्स 17, 18 एंड 19 ये हमारा सेल्स टैक्स कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारे सिलेबस का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं अपने मेन इशू पर कि हाउ टू प्रिपेयर कैट 6 in order to inshallah pass it in first attempt inshallah as I did। तो अगर हमें पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है तो हमें सबसे पहले अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। हमें देखना होगा कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पेपर पास करना। तो जब हमें पेपर ही पास करना है तो हमें ये देखना है कि भाई पेपर में क्या कंपोनेंट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, कौन सा पोर्शन कम पूछा जा रहा है, सो दैट वी कैन स्टडी स्मार्टली। तो हमारे पास पेपर में बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी जिसे हम लोग आम फहम में रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस हैं। ये जो हमारे पास नॉलेज, अगर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन में जाएं इसकी, तो ये जो हमारे पास नॉलेज बेस्ड या रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास अमूमन चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से पूछे जाते हैं, या 14, 15, 16 जो हमारा रेफरेंसेस, अपील्स, पटिशंस, ऑडिट्स, इनका पोर्शन है, इससे पूछे जाते हैं अमूमन। किसी और जगह से भी पूछे जाते हैं, वो कहीं से आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ ले कि भाई आप डिफाइन कर दें, प्रोविडेंट फंड डिफाइन कर दें, या कुछ भी इस तरह की चीज़ आप डिफाइन कर दें, इस तरह की भी कहीं से वो डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ये अमूमन हमारे इनकम टैक्स वाले पोर्शन से, लॉसेस, डिडक्शंस, ये रेफरेंसेस, पटिशंस वाले एरिया से भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारी बारी में उसने ये पूछा था एग्जामिनर ने कि FBI की तरफ से नोटिस आया है किसी बंदे को कि उसको अपना सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना है, और उसने कुछ कंडीशन बताई हुई थी कि ये जो आदमी है ये इस तरह का बिजनेस कर रहा है, तो आप बताइए कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना बनता है, बंदा गलत है या FBR गलत है। तो यहाँ से भी हमारे पास कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इस तरह के भी आ सकते हैं कि जैसे किसी टैक्स पेयर ने डोनेशंस दी हैं, वो डोनेशंस वैलिड है, इनवैलिड है, उस पर जो है वो अलाउड है हमें डिडक्शन या अलाउड नहीं है। तो हमारे पास कुछ इस तरह के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। और कंप्यूटेशनल बेस्ड क्वेश्चंस ये हमारे पास इनकम टैक्स, जो हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, वहाँ से सेल्स टैक्स से, और इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 14, 15, 16 की होती है। और एग्जामिनर जो है वो कंप्यूटेशनल क्वेश्चंस में रेजिडेंशियल स्टेटस, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन, इस तरह की चीज़ें भी अमूमन ऐड कर रहा होता है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट मैंने मेंशन किया है कि as you have come to know that about the categories of questions asked, now you have to prioritize which category covers the most marks in question paper. Focus on that part the most. Simply अगर मैं इसे स्टेट करूँ तो स्टडी स्मार्टली कि आपने सबसे पहले ये फोकस करना है कि एग्जामिनर का टारगेट एरिया क्या है, वो कहाँ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस निकाल रहा है, पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उस एरिया पर होगा। और मगर एक बात हमें ये जहन में रखनी है कि वी डू नॉट हैव टू गो फॉर सेलेक्टिव स्टडीज़। अगर हम लोग एग्जामिनर की कमेंट्स पढ़ें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ फेलियर है वो यही है, सेलेक्टिव स्टडीज़। अब मिसाल के तौर पर मैं पेपर में सेलेक्टिव स्टडी करके जाता हूँ और एग्जामिनर कोई केस स्टडी निकाल लेता है, और वो मेरी सेलेक्टिव स्टडीज़ और जो मैंने पोर्शन को सेलेक्टिवली छोड़ा है वो दोनों को कंबाइन करके आ रहा है। तो जो पार्ट मैं करके गया हूँ उससे भी हाथ धोने पड़ेंगे, और जो पार्ट मैंने नहीं किया वो तो ऑब्वियसली मेरे हिस्से में आ ही नहीं रहा। तो हम लोग पूरा क्वेश्चन जो है वो लैक कर रहे होते हैं। इसलिए हमें सेलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जाना, वरना एग्जामिनर ने आपको दोबारा बुलाना है। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अगर हम लोग प्रायोरिटी हमें जैसे डिफाइन करनी है एक बेटर, स्मार्ट
स्टडी प्रोसीजर के लिए। तो मेरी ये एडवाइस होगी, सिंसियर एडवाइस। हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई इससे भी बेहतर एडवाइस हो, लेकिन जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इनकम टैक्स, जिसमें हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल एग्जामिनर पूछ रहा होता है इसमें, डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ दीज 3 चैप्टर्स, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और सेल्स टैक्स एक आसान सवाल, एक आसान एरिया जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा रहा है पेपर में। सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए चैप्टर नंबर 14, 15, 16। ये थोड़ा रट्टा बेस्ड एरिया है, बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन एग्जामिनर तो एग्जामिनर है भाई, क्या पूछ ले, हमें कुछ मालूम नहीं है, तो हमें इन एरियाज को भी ज़्यादा फोकस करना है। और इनसे आता है पेपर में, तो कोई लेफ्ट ओवर एरियाज नहीं है, हमें इनको कवर करना ही है। और हमारी थर्ड प्रायोरिटी जो होगी वो होगी हमारी चैप्टर नंबर 1, 2, 3। अगर हम लोग इन तीनों कैटेगरीज की वेटेज देखें, तो ये जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 है, कंबाइनली एग्जामिनर ऑलमोस्ट 90 टू प्लस माइनस 90 मार्क्स का इससे पेपर पूछ रहा होता है। तो अगर हमने इस पर ग्रिप कर ली रेड येलो पर, तो हम पासिंग की तो बहुत करीब आ जाएंगे। लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और ये ज़रूरी भी है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन दोनों से ही पास हो जाएं, लेकिन हम लोग एज वी हैव डिस्कस कि हम लोगों ने 90 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है वो हाथ में ग्रिप कर ली है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बाकी है कैटेगरी 3, इससे 10 मार्क्स आने हैं पेपर में, तो इन्हें भी हम क्यों छोड़ें। तो हाँ, लेकिन हम प्रायोरिटाइज करते हुए चल रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने टेक्स्ट का पेपर अटेम्प्ट किया था, तो एक सानिया हुआ था बड़े मज़े का। सानिया ये हुआ कि हमारा टेक्स्ट का पेपर सुबह में शुरू होता है, जो 9 बजे शुरू होता है, और 9 से 12 3 घंटे, और प्लस 15 मिनट जो है हमारा रीडिंग टाइम, तो वो 9 से 12:15 का टाइम होता है। लेकिन टेक्स्ट का पेपर पहला पेपर होता है, तो जब मैं फर्स्ट डे टेक्स्ट का पेपर देने गया, तो 9 बजे पेपर मिल गया। अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि पेपर 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, 3 घंटे का पेपर है, इसी में मुझे रीडिंग भी करनी है और इसी में मुझे पेपर भी अटेम्प्ट करना है। तो मैंने पेपर शुरू करा, 15 मिनट रीडिंग करी, 9:15 बजे तक मैंने रीडिंग करी और बेल बज गई और मैंने पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं ये अज्यूम कर रहा था कि मेरे पास 2.75 आवर्स हैं, 0.25 आवर्स में ऑलरेडी रीडिंग टाइम में लगा चुका हूँ, 12 बजे मुझसे मेरा पेपर ले लिया जाएगा, जबकि ऐसा था नहीं। ये सिर्फ मेरा एक परसेप्शन था जो कि गलत था। 12:15 बजे पेपर देना था मैंने वापस उनको। अब मुझे किसी ना किसी तरह करके 15 मिनट और सेव करने और मुझे 11:15 तक पेपर ख़त्म करना है, ताकि मैं 15 मिनट में कुछ रीडिंग कर सकूँ। एंड बिलीव मी, मैंने पेपर 11:15 बजे ख़त्म कर लिया। बताने का मकसद ये है कि टेक्स्ट का पेपर इजीली अटेम्प्टेबल होता है, आपने उसको हल्का नहीं लेना। किसी भी मोमेंट पर आपने ये नहीं सोचना कि कवर हो जाएगा, टाइम ज़्यादा है, हर चीज़ पर फोकस करते हुए चलना है। लेकिन टेक्स्ट का पेपर जल्दी भी हो सकता है। तो अब 11:15 बजे मैं पेपर ख़त्म करके मैंने 15 मिनट में रीडिंग करी, और 12 बजे मैं इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अब बेल होगी और मैं पेपर देके बाहर जाऊँगा। मगर 12 बजे बेल नहीं हुई, 12:05 पर बेल नहीं हुई, 12:10 पर बेल नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूँ कि सर पेपर ले लें, लेट मी गो। तो वो कह रहा है कि आप आखिरी के 15 मिनट में बाहर नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा क्या मतलब, 12:15 बजे का टाइम है? उन्होंने कहा जी। तो बताने का मकसद यही था कि टेक्स्ट का पेपर अटेम्प्टेबल होता है, आप लोगों ने शुरू से फोकस्ड रहना है। यू डू नॉट हैव टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो रहा है, कोई बच्चा उठकर बाहर जा रहा है, पानी पी रहा है, वॉशरूम जा रहा है, यू डू नॉट हैव टू कंसर्न अबाउट दैट। आप लोगों ने सिर्फ अपने पेपर पर ध्यान देना है। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, तो जो मैंने 9 से 9:15 तक का रीडिंग टाइम था, उसमें मैंने एक दफ़ा पूरा पेपर रीड किया, और उसके बाद मैंने दोबारा पेपर पूरा रीड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक बड़ा सवाल आया था, और वो मुझे अच्छा सवाल लगा था, जिसमें मुझे लगा था कि मेरी ग्रिप ज़्यादा है। तो मैंने कहा अब मुझे इस पर फोकस करना है। तो जो मेरे पास रीडिंग टाइम में जो हिस्सा बचा, वो मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस पर लगाया।
सॉल्व तो वो करने नहीं देता आपको उन 15 मिनट में, लेकिन आप उसका क्रक्स अंडरस्टैंड करके उसको आधे से ज़्यादा अपने माइंड में सॉल्व कर चुके होते हैं। तो ऐसा ही मैंने भी किया, और सबसे पहले मैंने क्वेश्चन, जैसे ही राइटिंग अलाउड हुई हमें, तो मैंने सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करा, और वो मेरा जल्दी हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला। तो जो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, आपने उस पर ज़्यादा टाइम लगाना है, रीडिंग टाइम उस पर ज़्यादा दे दें, और फिर जैसे ही आपको राइटिंग अलाउड हो तो आप उसको जल्दी सॉल्व करके अपना एक टाइम सेव कर लें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पेपर रीड नहीं करना, पेपर रीड आपने पूरा करना है। तो इंशाल्लाह इस स्ट्रेटजी से भी आपको फ़ायदा होगा। और स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास स्टडी सोर्सेज कहाँ से हम तैयारी करें, कौन सी बुक्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, नोट्स हैं, ये हैं वो हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई सिरात मुस्तकीम पर चलें। आई कैप का स्टडी पैक जो हमारे पास आता है वो, और क्वेश्चन बैंक, they are immensely comprehensive. Everything is mentioned there. Examiner is not going to ask a single question out of study text. मैंने ये एक्सपीरियंस किया, पास पेपर्स आप उठाकर देखें, आपको स्टडी पैक से क्वेश्चन बाहर नज़र नहीं आते। और सेल्स टेस्ट की एक बहुत लेंथी प्रिपरेशन हमारे पास क्वेश्चन बैंक में है। और आई वुड से कि अगर आपने सेल्स टेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल कर लिए, एक एक सवाल कर लिया, तो वो जाहिर सी बात है आई कैट का एग्जामिनर है, बट आई डोंट थिंक दैट एनीथिंग इज देयर विच इज गोइंग टू बॉदर यू अबाउट सेल्स टेक्स्ट इन योर क्वेश्चन पेपर, एंड यू वुड बी एबल टू इजीली अटेम्प्ट द पेपर इंशाल्लाह। सो स्टडी पैक एंड क्वेश्चन बैंक आर फार इनफ, गुड इनफ। मगर अगर आपको फिर भी, अगर आपका ये हो गया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो गई है, स्टडी पैक से आपने तैयारी कर लिया, एग्जाम्पल्स देख लिए अच्छी तरह, तो आप खालिद पेटी वाला की बुक रेफर कर सकते हैं, उसमें अच्छे सवाल हैं, सेल्स टेक्स्ट के अच्छे सवाल हैं। और एक और एरिया जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो वेल्थ स्टेटमेंट वाला एरिया, वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है। आई कैप वो भी कभी कभार सरप्राइजिंगली पूछ लेता है, उसमें से भी वेल्थ स्टेटमेंट बना दें, वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दें, तो इस पर भी आपने फोकस करना है। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स कि हमें कैफ 6 कैसे पास करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं इन्फॉर्मेटिव, तो आप लोग मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।